हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 1857 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना हम आज की वीडियो में कवर कर सके। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि हमारी ये कोशिशें आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ मदद कर रही है, तो उसका जो है बिल्कुल इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम ज़ाया किए हुए आज का हम लेक्चर। तो जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे होम एकेडमी के, वो आपको जो है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ जो है मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप नीचे वाले लिंक से जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, तो वहां से जाके बाई कर सकते हैं। 100 रुपीज में आपको जो है सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो है इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से पहला ही क्वेश्चन आपका आएगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस शहर से स्टार्ट हुआ, और वो शहर है मीरठ। और यही हमने आपको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो मीरठ से, झांसी से, अवध से, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के नाम दिए थे, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है आप याद रखेंगे, मेरठ से स्टार्ट होता है। और यहीं पर दूसरा पॉइंट होगा आपका 1857, तो हम हर कोई जानता ही है, बट आपको मंथ भी याद रखना है। वो डेट क्या थी, 10 मई जो है वो डेट थी। अब आपके जेकेएसएसबी 2018 में टीचरी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। वो ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द काजेज ऑफ द रिवोल्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल काजेज भी है इसके, इकोनॉमिक काजेज भी है, मिलिट्री का जो है डिस्क्रिमिनेशन भी था, ग्रेविनेंस ऑफ सिपाहीज भी था। तो ये वो काजेज है। ठीक है, पॉलिटिकल काजेज, इकोनॉमिक काजेज, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी आप कह सकते हैं। तो ये वो काजेज थे जिनकी वजह से रिवोल्ट हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। हम सिर्फ जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक काजेज क्या था कि हैवी टैक्सेशन, कि बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स लगा रहे थे। और ऐसे हैंडीक्राफ्ट जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे, जो यहाँ के आर्टिस्ट बनाते थे, यहाँ के पीसेंट्स बनाते थे, और या कुछ जो ज़मींदार जो यहाँ पर काम किया करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे थे अंग्रेज़। जो ब्रिटिश थे, इन पे क्या लगाते थे, टैरिफ लगाते थे। अब यहाँ की जब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पे टैरिफ लगाएंगे, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तो नेचुरल सी थी, उनकी सेल्स भी कम होती थी। तो इस तरीके से उन्हें लगता था कि हमारा जो ये कल्चर है, इसे जो है खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो उतना जो है बेनिफिट नहीं हो रहा था, और अपने प्रोडक्ट ला के जो है यहाँ पर बेच रहे थे। रॉ मटेरियल यहीं से लिया करते थे और अपने ही प्रोडक्ट ला के दोबारा यहाँ पर सस्ते दामों में जो है बेचते थे, ताकि जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे उसके बाद जो है वो मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन। अब मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंडियन जो थे वो भी जो है सोल्जर बने हुए थे, ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे, बट उन्हें जो सैलरी दी जाती थी वो लो सैलरी दी जाती थी, और उन्हें प्रमोशन नहीं दी जाती थी। मैक्सिमम जो उन्हें ओहदा दिया जाता था, ठीक है, वो रैंक जो दिया जाता था वो सूबेदार का होता था, और सैलरी भी जो होती थी बाकियों से कम होती थी। तो मतलब जो एक जो है डिस्क्रिमिनेशन सा जो था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा जो था, वो सिपाहियों में था, जो भी वहां पर जॉब किया करते थे, क्योंकि उनको उनकी जो है वो इंसल्ट पे किया करते थे। फिर अब बात आती है ग्रेविनेंस ऑफ द सिपाहीज कहे या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी हम यहाँ पर कह सकते थे। क्यों, क्योंकि जैसे कि ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन उन्होंने किया एनफील्ड राइफल का। अब ये एनफील्ड राइफल जब वो लेके आए ब्रिटिश, तो इसमें जो है कार्टरेज जो थी, उसमें जो लुब्रिकेंट का यूज किया जाता था, जिस ग्रीस का यूज किया जाता था, वो एनिमल फैट्स की होती थी। तो एनिमल फैट जैसे कि काऊ थी। अब वो जो था वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन माना गया। वो क्यों माना गया, क्योंकि जो थे इंडियन, उनके लिए जो थी ये सेक्रेड मानी जाती थी। तो आप जानते ही है, तो इसकी वजह से एक स्पार्क हो गया, एक चिंगारी जो है रिवोल्ट की जो है वो उठी। उसके अलावा जो है यही जो मेन रीजन था ना, अगर तीनों काजेस में से पूछा जाए कि कौन सा मेन काज था, तो वो यही था कि कार्टरेज वाला जो इंसिडेंट
मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यही वाला इंसिडेंट जो था वो मेन काज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद जो ए रेबिलियन ब्रोक आउट अमंग द स्पाइस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और ये मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था। देखिए, हमने देखा जो डिस्क्रिमिनेशन था वो किसानों के साथ भी था, वो जमींदार के साथ भी था, वो आर्टिसंस के साथ भी था, वो सिपाहियों के साथ भी था। बट किसने सबसे पहले जो है वो बगावत शुरू की? तो वो क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर जो होगा वो सिपाही होगा। तो रेबिलियन ब्रोक आउट अमंग द सिपाहीज ऑफ मीरठ ऑन 10 मई 1857। तो सबसे पहले जो बगावत शुरू हुई वो मीरठ के जो सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो शुरू की। और ये आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते पूरी कंट्री में जो है वो फैल गई। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम देखेंगे जो ब्रिटिश ने कुछ रिफॉर्म्स भी जो है किए, कुछ अच्छे सुधार भी लाए सोसाइटी में, सोशल रिफॉर्म भी किए, बट जो यहाँ के लोग थे उन्हें वो चीज़ें भी पसंद नहीं आई। जैसे कि विडो रीमैरिज था, विडो रीमैरिज जो था, ये जो है लोगों को पसंद नहीं आया। एबोलिशन ऑफ द सती हमने देखा कि एबोल सती सिस्टम को जो है एबॉलिश किया था। मैंने आपको जब गवर्नर पढ़ाए थे, गवर्नर जनरल पढ़ाए थे, तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि एबोलिशन ऑफ द सती के बारे में। विडो रीमैरिज एक्ट मैंने पढ़ाया था आपको, लॉर्ड डलहौजी, जिनका टाइम पीरियड 1848 से लेकर 56 तक था। और फिर जो है विडोज रीमैरिज एक्ट जो है 1856 में जो है वो लेके आए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। फिर एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स, के गर्ल्स के लिए जो था कुछ वो स्कूल्स कॉलेजेस खोले जा रहे थे, इनकी एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोले जा रहे थे, ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। और उसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए जो है उनकी तबलीग करने के लिए जो है यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके आ रहे थे, तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। तो ये वो काजिज थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। अब अगला क्वेश्चन जो आपको आता है वो ये आएगा कि सेंटर जो था वो रिवोल्ट का कौन था, वहां के लीडर कौन थे, और उस रिवोल्ट को वहां पर सुप्रेस किसने किया। तो ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे दिल्ली जो था, दिल्ली में जो रिवोल्ट के लीडर थे वो कौन थे? बहादुर शाह सेकंड थे, हम सभी जानते हैं। और बख्त खान जो थे, ये दो थे। और यहाँ पर जो ब्रिटिश थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को सुप्रेस किया, उनका नाम जॉन निकोलसन एंड हडसन था, याद रखेंगे। बढ़ेंगे हम बनारस की तरफ। बनारस में जो रिवोल्ट के लीडर थे वो लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान थे। और यहाँ पर जो ब्रिटिश थे जिसने इस रिवोल्ट को सुप्रेस किया, उनका नाम जेम्स नील था। बढ़ेंगे आगे, कानपुर का देखेंगे। कानपुर में जो रिवोल्ट के लीडर थे वो नाना साहिब, तांत्या तोपे, अजीमुल्ला खान, ये लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। और यहाँ पर जो ब्रिटिश थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को सुप्रेस किया, उनका नाम कैंपबेल और हैवलॉक था। फिर देखेंगे लखनऊ में, सभी जानते हैं हजरत महल, इनके इनके जो बेगम थी अवध की, ठीक है, तो यहीं पर यही रिवोल्ट की लीडर थी लखनऊ में। और यहाँ पर जो रिवोल्ट सुप्रेस किया गया वो हैवलॉक ने, जेम्स नील ने, कैंपबेल ने, ठीक है। फिर झांसी में देखेंगे तो आप जानते ही हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ये मैं सारी चीजें जो है आपको हिस्ट्री की लेक्चर, रिवोल्ट के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर जो रिवोल्ट को सप्रेस करने वाले थे सर ह्यूज रोज थे। फिर बात करेंगे बरेली की। बरेली में खान बहादुर खान थे, जो और रिवोल्ट को सुप्रेस करने वाले सर कॉलिन कैंपबेल थे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है आप ध्यान में रखेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। फिर हम देखेंगे अवध के बारे में। और अवध में जो रिवोल्ट था उसमें अवध कहाँ पर है? बिहार में वीर कन्वर सिंह थे। तो याद आता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है, हु वाज अ रिवोल्ट लीडर फ्रॉम दिल्ली, हु वाज अ रिवोल्ट लीडर फ्रॉम झांसी, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो वीर कन्वर सिंह थे, कहाँ से थे? बिहार से थे। और यहाँ पर रिवोल्ट को सुप्रेस करने वाले विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। अब बात करेंगे जो काजिज थे रिवोल्ट के फेलियर के, ठीक है। रिवोल्ट जो फेल हुआ, किस वजह से फेल हुआ था? देखिए, रिवोल्ट जो फेल हुआ था किस वजह से फेल हुआ था, क्योंकि यहीं के कुछ लीडर थे, यहीं के कुछ रूलर थे जो ब्रिटिश को फुल सपोर्ट कर रहे थे।
अब वो कौन-कौन से थे? जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम, राजा जोधपुर के राजा, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, जो ग्वालियर के सिंधिया परिवार है ये, होलकर ऑफ इंदौर, ठीक है, पटियाला के राजा, सिंध के, कश्मीर के, नेपाल के राजा, ठीक है, ये सारे एक्टिव सपोर्ट दे रहे थे ब्रिटिश को। तो लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप थी। तो यहाँ पर जो थी इफेक्टिव लीडरशिप की जो है वो कमी थी। तो यहाँ से ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे अब हम अपने चीफ नेशनल एक्टिविटीज की तरफ, जिनमें हमारे पास सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, इट वॉज फाउंड इन 1885। तो कितनी बार जो है मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में बनी। किसने बनाई? एओ ह्यूम ने बनाई। ठीक है, तो एओ ह्यूम का फुल नेम क्या है आप नीचे लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एओ ह्यूम जो थे, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। अब जो पहला सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। ये आपका अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। कब हुआ? 1885 में हुआ। तो ये चीजें जो है वो आप याद रखेंगे। 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और 85 में जो थे वो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वेरेन हास्टिंग थे, जिनका टाइम पीरियड 72 से लेकर 85 तक था। और 80 उसके बाद जो थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस बने 86 से 93, 86 से 93 तक, सॉरी। ठीक है, अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, इनका जो पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, जिसके प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे, इसमें टोटल ऑल ओवर द इंडिया से 72 डेलीगेट्स आए। पूरे हिंदुस्तान से 72 लोग आए जो डेलीगेट थे। तो ठीक है, तो इनकी पहली जो है वो मीटिंग हुई। तो पहले तो डिकेड की अगर हम बात करें, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी पहले जो डिकेड में जो थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रही थी। वो ये कहती थी कि हमें हमारा हक दीजिए। ठीक है, एक ब्रिटिश जस्टिस पे जो है हमें पूरा जो है विश्वास है, बट हमें जो है वो बाकी के हक हमें दीजिए। तो एक डिमांड कर रही थी वो, कि ठीक है, जस्टिस के लिए डिमांड कर रही थी। तो द फर्स्ट टू डिकेड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्क्राइब इन हिस्ट्री एज दोज ऑफ मॉडरेट डिमांड। कुछ मॉडरेट डिमांड थी, वही कर रही थी। फिर क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस हम जानते हैं बाद में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में भी बट गई थी, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बटी, वो कब बनी थी, कब बटी थी? तक इसमें याद रखेंगे आप, इसमें 1907 था। हाँ, सूरत सेशन था 1907 का, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में, एक मॉडरेट लीडर और एक हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर में जो है बट चुकी थी। और आपको यही पूछा जाएगा कि मॉडरेट लीडर कौन कौन से थे। आप याद रखेंगे, दादा भाई नारोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे। ये कौन थे? हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट लीडर। और अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर की बात करूंगा, तो उनके बारे में तो आप सभी जानते ही है। लाल बाल पाल जो थे, वो थ्री जो लीडर थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में गिने जाते हैं। अब हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ द बंगाल की, कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था, ठीक है, विभाजन जो हुआ था, इनका पार्टीशन जो हुआ था, वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ द बंगाल 1905 में हुआ। डेट याद रखनी है। उस टाइम जो थे, ये पार्टीशन जो हुआ था, उस टाइम जो थे यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वाइसराय थे, लॉर्ड कर्जिन। लॉर्ड कर्जिन जो थे उस टाइम के वाइसराय थे। और पार्टीशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 में किया गया। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जिन जो थे 1899 से लेकर 1905 तक रहे। और जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसके बाद जो है काफी जो है हालात खराब हुए। तो इनको बाद जो है लॉर्ड कर्जिन को हटा दिया गया और फिर लॉर्ड मिंटो को वाइसराय बना के लाया, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक रहे। ठीक है, और उसी टाइम में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन भी हुई 1906 में। कांग्रेस का स्प्लिट भी हुआ 1907 में। आगे हम पढ़ेंगे, चलते हैं आगे। स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट जो है ये भी 1905
1905 में स्वदेशी मूवमेंट याद रखेंगे कब? 1905 में। तो यहाँ पर याद रखेंगे दिस मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ द बंगाल। तो ये क्यों एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है शुरू की गई, क्योंकि वो लोग जो कहते थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, जिसमें लाल बाल पाल एंड अरुबिंदु घोष थे, इनका जो है एक मेजर रोल था। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस टूक द स्वदेशी काल फर्स्ट एट द बनारस सेशन। तो याद रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी काल जो है पहली बार जो है किस सेशन में जो है वो कांग्रेस के बनारस सेशन में, जो कि 1905 में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट जो है जी की गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके प्रेसिडेंट। अब बात करेंगे मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग कब बनी? पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो है बाद में बनती है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। इट वाज सेट अप इन 1906। और इसको बनाने वाले कौन थे? इसकी फाउंडेशन रखने वाले आगा खान थे। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, बांग्लादेश में जो ढाका शहर है यहाँ के नवाब थे। ठीक है, नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। ये जो थे मुस्लिम लीग की जो है इन्होंने जो है फाउंडेशन रखी। दिस लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। अब ये जो थे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को तो सपोर्ट कर रहे थे, और जो स्वदेशी मूवमेंट बनी थी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दे डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड टू इट्स कम्युनिटी एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। तो इन्होंने जो है सेपरेट जो है इलेक्टोरेट मांगा था कि एक टाइप की रिजर्वेशन जो है मांगी थी कि कम्युनिटी में से ही जो है रिजर्व कर दी जाए, इलेक्टोरेट के लिए जो है वो रिजर्वेशन कर दी जाए। फिर हम देखेंगे इसमें जो इस वजह से जो है वो काफ़ी जो है जो बाकी जो मेजॉरिटी थी उनके और माइनॉरिटी के बीच में जो है कॉमनल डिफरेंसेस आए। फिर बात हुई थी है डिमांड ऑफ स्वराज की। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में अपने दिसंबर 1906 में जो है डिमांड की स्वराज की। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम जो थे लीडर कौन थे? दादा भाई नारोजी थे। दे अडॉप्टेड स्वराज। स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ द इंडियन पीपल। तो आपके पास एक क्वेश्चन अगर आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कब की स्वराज की, तो याद रखेंगे 1906 में की। ठीक है, 1906 में की। स्वराज का मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट जो कि यहाँ के लोग होंगे उन्हीं की गवर्नमेंट बने, इंडियन पीपल की गवर्नमेंट बने। फिर हम बात करेंगे सूरत सेशन की। अब जो सूरत सेशन था वो कब शुरू होता है? 1907 में जो है वो शुरू होता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने होंगे। यहाँ पर जो है सूरत सेशन में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो स्प्लिट होता है। किस किस के बीच में? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन कौन थे? लाल बाल पाल थे। और मॉडरेट के लीडर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए कौन से थे, जिनमें हमारे पास दादा भाई नारोजी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे। तो आपको ये याद रखने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो थे वो कब आए? 1909 में आए। ठीक है। तो ये इस रिफॉर्म में क्या होता था, यहाँ पर देखेंगे दिस रिफॉर्म एनविसेज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम बिसाइड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर। तो यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए जो था सेपरेट जो है वो इलेक्टोरेट जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक और पॉइंट याद रखेंगे कि लॉर्ड मिंटो जो थे केम टू बी नोन एज फादर ऑफ द कॉमनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो जो थे, जिनका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के बीच में रहे, और उसी टाइम जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए 1909 में आए, और उन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ द कॉमनल इलेक्टोरेट। अब बात करेंगे हम गदर पार्टी की। ठीक है। गदर पार्टी जो है कब बनी? 1913 में बनती है। गदर पार्टी जो है वो किसने बनाई? फाउंड बाय लाला हरदयाल एंड तरकनाथ दास। तो ये याद रखेंगे नाम, लाला हरदयाल एंड तरकनाथ दास एंड सोहन सिंह बाखना। अब गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में था। और ये जो नाम जो था गदर पार्टी, जो नाम जो है वो लाया गया वो कहाँ से? एक वीकली न्यूज़पेपर आता था जो कि 1 नवंबर
जो कि 1 नवंबर 1913 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो है याद रखेंगे। द नेम वॉज टेकन फ्रॉम ए वीकली पेपर गदर विच हैज बीन स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर 1913 टू कॉमेमोरेट द 1857 रिवोल्ट, जहां पर जिसमें जो है रिवोल्ट की जो है बाकी ये न्यूज़ें वगैरह जो है आया करती थी। तो अगला हम देखेंगे, अगला जो इवेंट है वो होम रूल मूवमेंट का है। देखिए, होम रूल मूवमेंट क्या है, नाम से ही पता चलता है होम रूल। होम रूल मतलब ये इस चीज की डिमांड थी कि जो इंडियन है वही रूल करेंगे, यहाँ की जो सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडिया की ब्रिटिश एम्पायर में, यही मेन ऑब्जेक्टिव था उनका। अब यही पूछा जाएगा किसने स्टार्ट की, तो आप याद रखेंगे इसमें तीन नाम, बीजी तिलक, एनी बीसेंट, एस सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, तो स्टार्टेड बाय बीजी तिलक इन 1916 एट पुणे। कहां पर स्टार्ट की, पुणे में। एनी बिसेंट एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर ने ये अडियार में जो है वो स्टार्ट की, जो कि मद्रास के पास था, और सितंबर 1916 में स्टार्ट की। इन्होंने अप्रैल में, बीजी तिलक ने अप्रैल में, और इन्होंने सितंबर में स्टार्ट की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडियन की ब्रिटिश एम्पायर में। सो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट आप याद रखेंगे जो बीजी तिलक थे, इन्होंने एक स्लोगन दिया, और इस स्लोगन के बारे में भी पूछा जाएगा कि ये स्लोगन किसने दिया है। तो वो स्लोगन क्या था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। कि स्वराज जो है वो मेरा एक बर्थ राइट है, एंड आई शेल हैव इट। तो आपके पास अगर ये आता है कि ये स्लोगन किसने दिया, तो उम्मीद है कि आप ठीक करेंगे कि ये बीजी तिलक ने दिया। अब आगे आते हैं हम, लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लखनऊ पैक्ट कब साइन किया गया, 1916 में जो है वो साइन किया गया। तो ये पैक्ट जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था। ठीक है, क्योंकि जो वार चल रही थी ब्रिटेन और टर्की के बीच में, लीडिंग टू द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम। So both the organization jointly demand dominion status for the country. Congress accepted the separate electorate for the Muslim. तो लखनऊ पैक्ट में जो है वो क्या था, दे उस टाइम जो था वो वार चल रही थी टर्की और किसके बीच में, ब्रिटेन के बीच में। और हम जो थे उस टाइम, जो इंडिया था वो ब्रिटेन का गुलाम था। तो यहाँ पर जो है टर्की जो थी वो यूरोपियन कंट्री थी, बट एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री थी, तो जिसकी वजह से जो है मुस्लिम्स में काफ़ी जो है वो एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी। तो इस वजह से जो है कांग्रेस और जो है जो मुस्लिम लीग थी, इनके बीच में जो है एक पैक्ट साइन किया गया, लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मान लिया। फिर हम बात करेंगे अगस्त डिक्लेरेशन की। ठीक है, अब ये लखनऊ पैक्ट के बाद जो है अगस्त डिक्लेरेशन पढ़ना है आपको। तो पढ़ेंगे अब हम अगस्त डिक्लेरेशन के बारे में। बट इससे पहले आप याद रखेंगे जो अगस्त डिक्लेरेशन था, और इसी टाइम जो 1915 की अगर मैं बात करता हूँ, तो गांधी जी भी इंडिया वापस आ चुके थे। तो गांधी जी जो कब आए थे इंडिया में, 1915 में आए थे, और उन्होंने साबरमती आश्रम जो है उसकी बुनियाद डाल दी 1916 में। ठीक है, उसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में आता है बाय मॉन्टेग्यू। उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, 1916 से 21 के बीच में। तो लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। ठीक है, अगस्त डिक्लेरेशन में जो है वो आफ्टर द लखनऊ पैक्ट ब्रिटिश अपनी एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस करता है, विच एम्ड एट इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये कहता था कि जिनका ये मकसद था कि इंडियन जो भी होंगे उनको जो है हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एंगेज करेंगे, उनका एसोसिएशन बढ़ाएंगे गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ये इनका मेन मकसद था कि ठीक है, तो उन्हें ब्रिटिश अंपायर का जो है वो पार्ट बना दिया जाएगा, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। तो इसी को कहा जाता था अगस्त डिक्लेरेशन। और उस टाइम जैसे कि लिख दिया है, मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड थे, 1916 से 21 के बीच में रहे थे। तो इसी की बेसिस पे जो है ये लेके आए थे अगस्त डिक्लेरेशन। इस इन्हीं के टाइम में बहुत से काम हुए, जैसे कि रोलट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग मास्कर भी उन्हीं के टाइम में हुआ, खिलाफत कमेटी भी बनी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इन्हीं के टाइम में बनी। नीचे नीचे हम पढ़ती जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोलट एक्ट के बारे में। देखिए, रोलट एक्ट,
देखो दिस एक्ट, ये जो रोलेट एक्ट था, ये कब पास किया गया? 18 मार्च 1919 में पास किया गया। रोलेट एक्ट कब पास किया है? 18 मार्च 1919 के बीच में। तो डेट तो सबसे पहले आप याद रखेंगे हिस्ट्री में। अब इस एक्ट के तहत क्या होता था? इस एक्ट के तहत हर ऐसे इंसान पे जिस पे भी ब्रिटिश को जो है वो शक होता था, उसे वो पकड़ लेते थे, ठीक है? उसे जेल में डाल देते थे। और यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, विदाउट ट्रायल, ठीक है? उसे कोर्ट में पेश नहीं करते थे, बिना ट्रायल के उसे जेल में डाल देते थे, किसी पे भी जो है कोई भी शक होता था गवर्नमेंट को। तो इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया। खिदा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और फिर जो है यहाँ पर रोलेट सत्याग्रह जो था वो पूरे कंट्री में जो है वो स्टार्ट हो गया, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था। याद रखेंगे इसे भी। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है? जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, डेट तो आप सभी जो है वो याद रखनी है आपको। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो त्योहार था, बैसाखी था या कौन सा त्योहार था, उस दिन जो है लोग जमा हुए थे, ठीक है? क्यों हुए थे? क्योंकि उस टाइम जो है अरेस्ट हुआ था डॉक्टर किचलू का एंड डॉक्टर सत्यपाल का। इन दो को जो है अरेस्ट कर दिया गया था और इसी के खिलाफ थे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके खिलाफ? डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है? तो इन दोनों के अरेस्ट के खिलाफ जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। डेट कब है? याद रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 में जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और इनका अरेस्ट जो था वो 10 अप्रैल को हुआ था। तो आपको याद है ये सारी स्टोरी जो है बचपन से सुने होंगे कि जनरल डायर जो है वहां पर आते हैं और लोगों पे जो है अंधाधुंध जो है गोलियां चलाते हैं, जो लोग वहां पर जो है वो जमा हुए थे। और उसी के वहां पर एक ही एंट्री हुआ करती थी, जिस एंट्री पे जनरल डायर अपनी फौज के साथ खड़ा था। और उस एंट्री से जब उन्होंने फायरिंग शुरू की तो कुछ लोगों ने कुएं में छलांग मार ली, ठीक है? और इसी के बाद आप याद रखेंगे द हंटर कमीशन जो है अपॉइंट की गई, इसकी इंक्वायरी के लिए जो है एक कमीशन बनाई गई जिसे बोला जाता है हंटर कमीशन। तो यहाँ पर याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर रिटेन हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपना नाइटहुड जो है प्रोटेस्ट में जो है वापस कर दिया। तो इसके बाद जो है सरदार उधम सिंह जो थे, उन्होंने जनरल डायर को जो है लंदन जाके जो है कत्ल कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखेंगे। सरदार उधम सिंह जो था, उन्होंने जनरल डायर को कहाँ पर जाके कत्ल किया? लंदन में जाके जो है कैक्सटन हॉल में जो है वो कत्ल किया। और अब बारी आती है खिलाफत मूवमेंट की। अब खिलाफत मूवमेंट से जो है वो 2-3 पॉइंट जो हम याद रखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट है, किन-किन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट जो होगा आपका, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट की गई? 1920 में स्टार्ट की गई। अब यहाँ पर जो थे मुस्लिम्स जो थे वो प्रोटेस्ट समझ लीजिए एक किस्म का कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी नाराज़ थे। जो भी ट्रीटमेंट जो था वो टर्की के साथ जो है ब्रिटिश ने किया था, ठीक है? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ट्रीटी हुई थी। तो यहाँ पर जो है अली ब्रदर्स, जिन पे आपको 2 बातें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो खिलाफत मूवमेंट 1920 में, ठीक है? इसका मेन रीज़न क्या था? टर्की में जो खिलाफत थी उसके रिलेटेड था। और जो है यहाँ पर किसने स्टार्ट की गई थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट की गई थी, ठीक है? बस इतना ही आपको याद रखना है। इट वाज़ जॉइंटली लेड बाय द खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस। फिर हमारे पास जो है वो नॉन कोऑपरेशन जो है वो मूवमेंट आती है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, ठीक है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में कांग्रेस ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था अपने कोलकाता सेशन में। किस सेशन में? कोलकाता सेशन में जो है वो पास किया था सितंबर 1920 में। तो इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर द गांधी जी। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर द गांधी जी। The movement envisaged resignation from nominated offices and post in the local bodies, ठीक है? तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी के अंडर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी और जो है यही तस्वुर किया जाता था
कि लोग जो है वो रेजिग्नेशन देंगे, अपना जो है जो भी वो सरकारी ब्रिटिश के अंडर जो जॉब कर रहे हैं उसमें जो है वो रेजिग्नेशन देंगे, अपना इस्तीफा देंगे, वहाँ के कोर्ट को अटेम्प्ट जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, लॉ को, जस्टिस को, ये सारी चीज़ें जो है होने लगी। तो यही देखेंगे आगे किन किन चीज़ों से रिलेटेड था ये। पहला, रिफ्यूजल टू अटेंड द गवर्नमेंट दरबार एंड बायकॉट द ब्रिटिश कोर्ट का बायकॉट। सेकंड, refusal of general public to offer themselves for military and other government job। जनरल पब्लिक ने जो है वो इनकार कर दिया गवर्नमेंट जॉब का और मिलिट्री सर्विसेज का। एंड बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, और फॉरेन गुड्स का जो है वो बाइकआउट भी करना शुरू हो गए। और इसी के बाद जो है 1922 में जो है चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके बारे में। देखिए अब यहाँ पर ये चौरी चौरा का इंसिडेंट 1922 में, तो एक्चुअली में क्या है, जो कांग्रेस सेशन जो इलाहाबाद में हुआ, कांग्रेस का सेशन इन दिसंबर 1921 इलाहाबाद में हुआ। तो यहाँ पर जो है डिसाइड किया गया कि एक सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम चलाएंगे। क्या चलाएंगे? सिविल डिसोबीडियंस जो है वो प्रोग्राम जो है वो चलाएंगे, और गांधी जी उसके अपॉइंट किए गए लीडर। देखिए मैंने रिवीजन ऑफ हिस्ट्री की एक वीडियो डाली थी जिसपे जो है मैंने यही लिखा था कि सिविल डिसोबीडियंस जो प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट किया गया, 1920-22 मैंने लिखा था। ठीक है, बट वहां पर आपने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ लिया और फिर जो है वो कमेंट आने लगी ये गलत है, ये गलत है, जिसकी वजह से फिर मैंने वीडियो ही डिलीट कर दी। तो बेसिकली जो है ये इसी के रिलेटेड था कि कांग्रेस में जो सेशन हुआ था इलाहाबाद सेशन में, उन्होंने तब डिसाइड किया था कि हम एक सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम चलाएंगे। तो गांधी जी को जो जिनका जो है वो लीडर जो है वो बना दिया गया था। बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च, इस चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। अभी जो है सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम लॉन्च ही होना था कि चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है, जो कि एक जगह थी गोरखपुर के पास, जहां पर जो है 22 पुलिसमैन जो है वो मारे जाते हैं। क्योंकि लोगों का जब क्लैश होता है तो लोगों ने जो है पुलिस की गाड़ियों को, मतलब पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को जो है वो जलाया था। आप मूवीज में जैसे देखते हैं दिखाया गया है ये चीजें। ठीक है, 22 पुलिसमैन को, और ये डेट कब थी? 5 फरवरी 1922 को। और इसी बात से मजबूर होकर गांधी जी ने जो है ये विड्रा कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा कर दिया 12 फरवरी को। है 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने विड्रा कर दिया। अब हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है? स्वराज पार्टी 1923 में बनती है। स्वराज पार्टी किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू ने बनाई। गांधी जी के ये जवाहरलाल नेहरू के फादर जो थे सी आर दास है, एन सी केलकर थे। ठीक है, इन्होंने जो है वो एक स्वराज पार्टी बनाई। इन्होंने डिमांड की डेट द नेशनलिस्ट शुड एंड द बाइकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एंटर देम एंड एक्सपोज देम। इन्होंने क्या डिमांड की कि जो नेशनलिस्ट है वो बाइकॉट जो अभी तक कर रहे थे उस बाइकॉट का वो एंड करे, और जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाए, वहां पर उन्हें एक्सपोज करे। ठीक है, तो दे फॉर्म स्वराज पार्टी फॉर दिस पर्पज। तो और सी आर दास को जो है वो उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि डेट याद रखनी है, किसने बनाई ये है। बाकी जो है उतना उसमें मैंने आपको बोला भी नहीं, बट इतना ही आप याद भी रखेंगे। फिर आती है बात साइमन कमीशन की। अब साइमन कमीशन से जो हम क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है देखेंगे क्या क्या पॉइंट है। साइमन कमीशन सबसे पहले कब आती है? 1927 में आती है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जॉन साइमन टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। किस वजह से बनाई? इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन का रिव्यू कर सके, एंड टू इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म एंड एक्सटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इंडियन जो लीडर थे उन्होंने साइमन कमीशन को अपोज किया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन लीडर नहीं था। और जब वो साइमन कमीशन आती है तो यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं साइमन गो बैक, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और इस वजह से जो है गवर्नमेंट ने जो है वो जो है लाठी चार्ज भी जो है वो किया। ठीक है, और इसी लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय जो थे वो जख्मी हुए, और बाद में जो है इसी लाठी चार्ज की वजह से जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये साइमन कमीशन से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप ये भूलेंगे नहीं, इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है आपको। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में आती है।
जब बाइकआउट हो जाता है साइमन कमीशन का, ऑल पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू to evolve and determine the principle for the constitution of India। तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। किस वजह से आती है ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। फिर हमारे पास लाहौर सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन, ये पढ़ेंगे हम। देखिए लाहौर सेशन 1929 में जो है वो शुरू हुआ। लाहौर सेशन को देखेंगे, लाहौर सेशन जो है 1929 में शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए ऑन 19 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन शुरू होता है। कांग्रेस का, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था लाहौर में, यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी अब लाहौर सेशन में उन्होंने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की जो डिमांड की गई थी कांग्रेस की किस सेशन में जो है डिमांड की गई थी, तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज जो था मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड जो कांग्रेस ने की थी लाहौर सेशन में की थी। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी टाइम में जो है वो ट्राई कलर जो अब इंडियन फ्लैग है, ठीक है, उसे भी अडॉप्ट किया जाता है। 31 दिसंबर 1929 को जो है अडॉप्ट किया जाता है। और उसी टाइम जो है इस फ्लैग को जो है लहराया भी जाता है 26 जनवरी 1930 के दिन। और इसी दिन को 26 जनवरी 1930 को जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया करते थे। ठीक है, उस टाइम जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया करते थे। और तभी से जो है ये 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस है। और बाद में जो है इस डे को जो है वो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया जो है वो मनाते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बनाते हैं, बट उस टाइम जो है 1930 में 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। फिर आती है बात डांडी मार्च की। डांडी मार्च काफी इंपॉर्टेंट है, ये है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च में हमें क्या पढ़ना है? डांडी मार्च कब स्टार्ट होता है? 1930 में स्टार्ट होता है। और इसी को हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। गांधी जी ने जो है ये स्टार्ट की थी। और गांधी जी ने जो है एक मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो है स्टार्ट किया था एक मार्च फॉर द स्मॉल विलेज इन डांडी। डांडी एक विलेज था जहां पर जाके उन्होंने साल्ट लॉ जो था उसे ब्रेक किया था और नमक बनाया था। ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ द साल्ट एंड इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले जो सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम जो है वो 1920-22 में जो है शुरू होना था, जो बाद में चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद नहीं हुआ। तो अब जो है गांधी जी ने ऑफिशियली उसे अनाउंस कर दिया गांधी डांडी मार्च के बाद। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डांडी मार्च के बाद कौन सा इंसिडेंट होता है, तो आप याद रखेंगे। अब हम इसी सिविल डिसोबीडियंस के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी। देख लीजिए, कंट्री वाइड मूवमेंट ये चली, एक मास पार्टिसिपेशन हुआ, यहाँ पर वुमेन्स ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो घरवाल के जो सोल्जर थे उन्होंने भी इनकार कर दिया गोलियां चलाने से ऑन द पीपल एट पिशावर। तो याद रखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में ये दो बातें 1930 में जो है वो स्टार्ट होती है। अब बात आती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछने को मिलते हैं, काफी बार मैंने देखे हैं। ठीक है, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो 1930 में किसी किसी बुक में लिखा होता है, कहीं 1931 में लिखा होता है। ठीक है, तो आप देख लेना। सेकंड जो है 1931 में लिखा होता है, आप फर्स्ट जो है 1930 ही करना यहाँ पर। ठीक है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप 1930 ही करना। ये मैं मिटा देता हूँ, 1930 कर लेना। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ब्रिटिश और इंडिया ने जो है वो इंडियन जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इट वॉज हेल्ड ऑन 12 ऑफ नवंबर 1930। ये मैं मिटा देता हूँ, इसे नीचे कमेंट नहीं करना कि आपने इधर 1931 लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि 1930 है।
It was the first conference arranged between the British and the Indian as equal. It was held on 12th नवंबर 1930। तो याद रखेंगे डेट 12 नवंबर 1930 में जो है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट होती है। कहाँ पर होती है? लंदन में होती है। ठीक है, और इसी में जो है पहले में साइमन कमीशन का डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो है किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? हिंदू महासभा ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग में ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बट लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो नहीं गई, और इस वजह से ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो चुकी थी। फिर हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आता है। तो ये पैक्ट कौन लेके आए? लॉर्ड इरविन लेके आए। लॉर्ड इरविन, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड इरविन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ। ठीक है, गांधी जी ने इस पैक्ट में साइन किए। कब साइन किए? 5 मार्च 1931 में। और इस पैक्ट के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो है कॉल को वापस ले लिया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वापस ले लिया एंड एग्री टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है आने के लिए जो है वो राजी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बातें होती है? द गवर्नमेंट अलाउड द विलेजर ऑन द कोस्ट टू मेक साल्ट फॉर कंजम्पशन। अभी तक जो साल्ट लॉ था उस पे बैन था कि इंडियन साल्ट जो है नहीं बना सकते थे, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने जो है वो एलो कर दिया विलेजर्स को जो कोस्ट में रहते थे कि तुम अब साल्ट जो है अपने कंजम्पशन के लिए बना सकते हो। ठीक है, बेचने के लिए नहीं, सेल करने के लिए नहीं, अपने कंजम्पशन के लिए जो है वो बना सकते हो। और पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे उन्हें जो है वो छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो है द कराची सेशन होता है ऑफ कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो क्या होता है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में तो गांधी जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। गांधी जी representing the Indian National Congress and went to the London to meet the British Prime Minister। उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राम से मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, राम से मैकडोनाल्ड जो थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। गांधी जी जाके उनसे मिलते हैं। This conference, however, failed as Gandhiji could not agree with the British Prime Minister on his policy of the communal representation and refusal of the British government on the basis of the Indian demand for freedom। तो ये भी जो है वो फेल हो जाती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी, क्योंकि गांधी जी जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की डिमांड से एग्री नहीं करते थे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे कॉमनल अवार्ड क्या था। 16 अगस्त 1932 में जो है ये शुरू होता है। और इसी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे राम से मैकडोनाल्ड, इन्होंने अनाउंस किया था। ये जो था एक्चुअली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की मानी जाती है, क्योंकि जब इन्होंने अनाउंस किया तो ये क्या करते थे, जो मुस्लिम्स और सिख जो थे, जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस जो थे, ठीक है, उन्हें जो है वो रिजर्वेशन दे रहे थे। और इस वजह से गांधी जी ने जो है इसे अपोज किया कि यहाँ पर जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये खेल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है पूना पैक्ट साइन होता है। गांधी एम्बेडकर पैक्ट भी जिसे कहते हैं। तो याद रखेंगे पूना पैक्ट का दूसरा नाम क्या है? गांधी अंबेडकर पैक्ट है। कब होता है साइन? 25 सितंबर 1932 में होता है। तो यहाँ पर जो आइडिया था सेपरेट इलेक्ट्रोड का फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड थे वाज अबंडेंट बट सीट रिजर्व फॉर देम। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं दिया जाएगा बट उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पैक्ट साइन होता है। सो दस पैक्ट, ये जो पूना पैक्ट था, एग्रीड अपॉन ए जॉइंट इलेक्ट्रोड फॉर अपर एंड द लोअर कास्ट। तो ये याद रखेंगे। फिर आती है बात थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में होती है, पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 में होती है। ठीक है, ये भी फ्रूटलेस थी क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लीडर जो थे वो
जेलों में थे। तो इसका भी जो है कोई भी रिजल्ट जो है कोई भी आउटकम नहीं आया। फिर बात करते हैं डिमांड फॉर द पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है 1930 में जो है इकबाल सजेस्टेड दैट द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, उस टाइम प्रोविंसेस हुआ करते थे कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो होंगे और जो कश्मीर होगा शुड बी मेड द मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन, कि इसी फेडरेशन के अंडर ही जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है और जो कश्मीर है जो कि मुस्लिम मेजोरिटी है, तो इन्हें जो है वो मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए विद इन द फेडरेशन। तो इसमें जो है चौधरी रहमत अली गेव द टर्म पाकिस्तान इन 1933। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो टर्म थी पाकिस्तान, ये किसने दी? चौधरी रहमत अली ने दी है। याद रखेंगे चौधरी रहमत अली ने 1933 में दी है। फिर मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन इन 1940। तो पहली बार जो मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की 1940 में की, ठीक है, जिसे जिन्नास टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं। और ये सेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। टू नेशन थ्योरी, इट वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान। इसे ड्राफ्ट किसने किया था? सिकंदर हयात खान ने किया था। मूव्ड बाय फजलुल हक एंड सेकेंडेड बाय खलीक उजुमा। तो याद रखेंगे ये नाम। तो दिसंबर 1943 में जो है कराची सेशन होता है मुस्लिम लीग का। दे अडॉप्टेड द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। क्या स्लोगन अडॉप्ट करते हैं? डिवाइड कीजिए और क्विट कीजिए। फिर अगस्त जो है ऑफर होता है 8 अगस्त 1940 में। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगस्त ऑफर में आप कुछ ज्यादा नहीं याद रखेंगे, आप बस ये याद रखेंगे 8 अगस्त 1940 को हुआ और ये जो है रिजेक्ट कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो है इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। अब क्रिप्स मिशन जो थे वो कब स्टार्ट होता है? 1942 में क्रिप्स मिशन। देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनका ये व्यू था कि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी कि अगर जो है तो यहाँ पर सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे वो आते हैं, वो जो है यहाँ पर डिमांड करते हैं कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, आप हमारा वर्ल्ड वार के बाद हम आज़ाद कर देंगे तो हमारे साथ जो है वो लड़िए, वर्ल्ड वार जो है लड़िए, ठीक है। तो मतलब यहाँ की मैन पावर को यूज करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस ने इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस रिजेक्टेड इट और गांधी जी ने जो है इसे क्या कहा? अ पोस्ट डेटेड चेक। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन को 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसको किसने कहा पोस्ट डेटेड चेक? वो गांधी जी ने कहा। ठीक है, याद रखेंगे। अब आखिरी जो हमारा जो है वो पॉइंट है 1942 के बाद जो बड़ा हमारा इवेंट है वो रिवोल्ट ऑफ 1942 है एंड द क्विट इंडिया प्रपोजल। इसे जो है वारदा प्रपोजल भी कहा जाते हैं, बट ये एक लीडरलेस रिवोल्ट था। रेजोल्यूशन पास किया गया था 8 अगस्त को 1942 में एट बॉम्बे। गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। तो यहीं पर गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, करो या मरो। सो ऑन 1 अगस्त कांग्रेस वाज बेन्ड। कांग्रेस को जो है बेन कर दिया गया 1 अगस्त को एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। इनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लीडर जो थे उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया गया था और गांधी जी को जो है आगा खान पैलेस में पुणे में जो है रखा गया था। तो इस वजह से जो लोग थे, जब सारे लीडर जो है वो अरेस्ट हो चुके थे तो लोग जो थे काफी वायलेंट हो चुके थे। तो मूवमेंट वाज हाउएवर क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इस मूवमेंट को जो है गवर्नमेंट ने जो है वो क्रश कर दिया। ठीक है, तो फिर यहीं पर जो है सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसे आईएनए कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ से भाग के जो है बर्लिन चले गए थे 1942 में और इंडियन, ठीक है, एंड सेटअप इंडियन लीग दिया और वहां पर जाके इंडियन लीग बनाई। तो इन जुलाई 1943 ही जॉइंड इंडियन नेशनल आर्मी एट सिंगापुर। रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम। तो याद रखेंगे ये बात सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो इंडियन नेशनल आर्मी हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स, जिसमें गांधी, आजाद एंड नेहरू ये 3 ब्रिगेड थे। ठीक है, जो गांधी के नाम पर, आजाद के नाम पर और नेहरू के नाम पे जो है वो रखे गए थे। रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड वाज एन एक्सक्लूसिवली वुमेन फोर्स। रानी ऑफ झांसी जो है एक वुमेन के लिए अलग से ब्रिगेड बनाई गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी हैड इट्स हेडक्वार्टर एट रंगून
एंड सिंगापुर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? रंगून में, और जो कि सिंगापुर में। ठीक है, फिर अब कैबिनेट मिशन प्लान आता है, यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में। मेंबर्स वर, कौन कौन थे इसके मेंबर? वेवेल, पैट्रिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इनका जो मेन प्रपोजल था वो ये था, रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर ए फुल फ्लैग्ड पाकिस्तान, कि ये डिमांड जो थी, रिजेक्शन इसका एक प्रपोजल। सेकंड, लूज यूनियन अंडर अ सेंटर विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। तीसरा इनका प्रपोजल था, प्रोविंसेस वर हैव टू फुल ऑटोनॉमी एंड रेजिड्यू पावर, कि हर प्रोविंस को जो है अपनी अपनी फुल पावर दी जाएगी। ठीक है, कि ये पहला इनका था कि रिजेक्शन होगी, डिमांड जो पाकिस्तान की फुल फ्लेज पाकिस्तान है ये नहीं मानेंगे। ठीक है, एक लूज यूनियन रहेगी जिसमें सेंटर जो है वही कंट्रोल करेगा सारा डिफेंस और फॉरेन अफेयर। फिर प्रोविंसेस जो थे उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, रेजिडुअल पावर दिए जाएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाए जाएंगे, वुड इलेक्ट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक्सेप्ट करेगी। मुस्लिम लीग जो थी इन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 6 जून 1946 को। कांग्रेस आल्सो पार्शली एक्सेप्टेड दिस प्लान, कांग्रेस ने भी जो है पार्शली इस बात को जो है मान लिया था। फिर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरम गवर्नमेंट, इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाती है 2 सितंबर 1946 में। So it came into existence on 2 सितंबर 1946 को, इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान। इसी जो कैबिनेट मिशन प्लान के ही अकॉर्डिंग में जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, एंड वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर मुस्लिम लीग जो थे वो रिफ्यूज करती है टू ज्वाइन इट इनिशियली, पहले तो वो इनकार करते हैं ज्वाइन करना। प्राइम मिनिस्टर एटली जो थे ऑन 20 फरवरी 1947 अनाउंस्ड दैट ब्रिटिश विल विड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय 30 जून 1948। और यहीं पर जो है प्राइम मिनिस्टर जो एटली थे इन्होंने अनाउंस किया कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश यहाँ से जो है वो चले जाएंगे। फिर बात आती है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिसंबर 1946 में बनाई जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी मेट ऑन 9 दिसंबर 1946 में, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज इज प्रेसिडेंट। तो याद रखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले जो थे वो प्रेसिडेंट बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर यहीं पर जो है जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन प्लान भी जो आता है 16 अगस्त 1946 में आता है, प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस इन द वोटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है यहाँ पर जो है जिन्ना ने जो है विड्रू कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट जो है कैबिनेट मिशन प्लान को मानने से इनकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने जो है एक डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन जो है वो प्लान तैयार किया 16 अगस्त 1946 में। तो जिन्ना जो थे इन्होंने उसके बाद काफ़ी जो है क्लैशेस भी हुए, आप जानते ही है। जिन्ना सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे ऑन 27 मार्च 1947 में जो है 27 मार्च 1947 को जो है पाकिस्तान जो है वो डे बना गया। फिर माउंटबेटन जो है वो प्लान लेके आते हैं, आल्सो कॉल्ड द 3 जून प्लान, जिसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। ये प्लान जो है वो माउंटबेटन लेके आते हैं। इंडिया वाज टू बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, दो सेपरेट कंट्री में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, देयर वाज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम द इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन जो बनना था पाकिस्तान का, उसके लिए जो है वो सेपरेट असेंबली चाहिए थी। फिर प्रिंसली स्टेट जो थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको जो है वो जो है एक लिबर्टी दे दी गई कि आप इंडिया को ज्वाइन करना चाहे या पाकिस्तान को जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, या आप इंडिपेंडेंट जो है वो रहना चाहिए। तो बंगाल एंड पंजाब जो थे वो ठीक है, वो जो है वो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस के साथ जो है वो चले गए। ठीक है, और इसी में जो है सेहलत डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम भी चली गई। पाकिस्तान जो कि ईस्ट जो है वो बांग्लादेश था प्रेजेंट का। तो एक सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनी गई। और यहाँ पर बाउंड्री कमीशन भी जो है वो रेड क्लिफ ने अपॉइंट की, और आपको पूछा भी जाता है कि रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में, बहुत बार मैंने टेस्टों में भी दिया है क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारे इवेंट्स जो है वो याद रखने हैं। फिर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 में याद रखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है 1947 में।
इम्प्लीमेंट कब होता है? 15 अगस्त 1947 में इम्प्लीमेंट होता है। एंड इट अबॉलिश द सवर्जेनिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट की सवर्जेनिटी को अबॉलिश कर देते हैं। डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो बनाई जाती है यहाँ पर। ईस्ट डोमिनेंट वाज टू हैव इट्स गवर्नर जनरल, तो अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज टू कंप्राइज, तो इसमें कौन कौन होंगे? सिंध होगा, ब्रिटिश बलोचिस्तान होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होंगे, वेस्ट पाकिस्तान होगा और ईस्ट बंगाल होगा। तो इसमें जो है फिर आगे देखेंगे हम, तो इंडिया के कौन कौन जो है वो जो है वो मेंबर बने। मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो जो है वो एनिमेटेड जो है वो अपलोड करूंगा, जिसमें आपको वो सारे याद रखने हैं। ठीक है, 1 या 2 मिनट की वीडियो होगी। तो उसमें पहला मिनिस्टर कौन बना, पहला प्रेसिडेंट कौन बना, पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना, ये सारी चीजें होगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले होम मिनिस्टर बने। ठीक है, जिन्होंने इंटीग्रेट किए सारी की सारी स्टेट बाई 15 अगस्त 1947 में। फिर इसमें कश्मीर रह गया, हैदराबाद रह गया, जूनागढ़ रह गया, गोवा रह गया, ठीक है, जो कि पोर्टुगीज के पास था, और पोडिचेरी रह गया जो कि फ्रेंच के पास था। ठीक है, तो ये सारे जो है वो रह गए, जो बाद में जो है वो इंडियन फेडरेशन में आए। तो ये जो थे आपकी जो है हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, जो हमने जो है कंटेंट आपको देने की कोशिश की है। एक कम टाइम में जो है 1 डेढ़ घंटे में 1 ही घंटा शायद लगा होगा, तो आपका जो है सारा के सारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था, मेजर पार्ट था, 1857 से लेकर 1947 तक वो हमने कवर कर दिया। मेन मेन सारे इवेंट जो है वो कवर किए। इसी में से जो है क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर जो क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे। आप कर लीजिए इसे जो है प्रिपेयर। ऐसे स्टूडेंट जो टेस्ट हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूर जो है एनरोल कीजिए। अच्छे क्वेश्चन जो है हम आपके लिए जो है लेके आते हैं, जिसमें आपका अलग से हिस्ट्री का टेस्ट है, अलग से जो है ज्योग्राफी का टेस्ट है, रीजनिंग का अलग से, स्पोर्ट्स का अलग से, करंट अफेयर नेशनल अलग से, इंडियन जे के करंट अफेयर अलग से होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी भी आप देखते रहते हैं कि मैं चढ़ाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ कौन कौन से जो है वो टेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अपना ऑनेस्ट रिव्यू जो है वीडियो के नीचे ज़रूर दिया करें।